कक्षा 10 के लिए हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 कोर्स बी हिंदी 10th क्लास के लिए गद्य खंड है। उसका तीसरा चैप्टर है लीलाधर मंडलोई दंतारा वामिरो की कथा, पेज नंबर 77। ये रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहे हैं जो बच्चे हिंदी कोर्स भी लेते हैं तो वो बच्चे जिनकी अपनी मदर टंग हिंदी नहीं होती है वो चाहते हैं कि क्लास के अलावा भी एक्सप्लेनेशन चैप्टर का अगर मिल जाता तो अच्छा रहता। ऐसे बच्चों के लिए ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। जानकारी जितनी भी हो अच्छी है और ये रिकॉर्डिंग सिर्फ जानकारी के लिए है। लीलाधर मंडलोई 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुढ़ी में जन्मे लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशन ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए। इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे हैं। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि हैं। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा इनका गद्य अपने आप में समाज शास्त्रीय अध्ययन भी है। उनका कवि मन वह स्रोत है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज, आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। अपने रचना कर्म के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित मंडलोई की प्रमुख कृतियां हैं घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज़, देखा अनदेखा और काला पानी। तो ये राइटर का लाइफ स्केच था। अब इसके बाद हम लोग चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसमें ये बताया गया है कि राइटर जो हैं मूलतः कवि हैं और छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और उनमें छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास है जिसका उन्होंने इस चैप्टर में सजीव चित्रण किया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा गया इनका गद्य अपने आप में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन भी है। उनका कवि मन ही वह स्रोत है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत और यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज, आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। तो राइटर को इन चीज़ों में महारत हासिल थी और उन्होंने ये लिखा है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले। और अब हम पाठ प्रवेश में जाएंगे। पाठ प्रवेश को देखते हैं। इस लेसन में क्या है उसका शॉर्ट व्यू। जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतने ही ज़्यादा किस्से कहानियाँ भी सुनने को मिलती हैं। किस्से जरूरी नहीं कि सचमुच उस रूप में घटित हुए हों जिस रूप में सुनने पढ़ने को मिलते हैं। राइटर ये कहते हैं कि जो भी सभ्यता सोसाइटी जितनी पुरानी होती है, वहाँ के लोग जितने पुराने होते हैं, उनमें उनके समाजों में उतनी ही कथाएं प्रचलित होती हैं जो सुनने, समझने और सोचने के लिए आने वाली पीढ़ी को विवश करती हैं और मिलती भी हैं। जो सभ्यता जितनी पुरानी होगी उसमें कुछ प्रचलित लोक कथाएँ होंगी, क्योंकि जो पुराने लोग चले गए हैं, नहीं हैं इस दुनिया में,
उनकी कहानियाँ एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित करती है, जो चलते चली आती है कहानियाँ। नए लोगों को लगता है कि सुनने पर कि शायद ऐसा भी हुआ होगा कभी। इतना ज़रूर है कि इन किस्सों में न कोई संदेश सीख निहित होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। इनमें कुछ को लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है। प्रस्तुत पाठ तंतारा बामीरो की कथा इस द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में विशेष गहरी जड़ें जमा चुका था। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा था। इसमें ये कहा जा रहा है कि तंतारा वामिरो की कथा इसी द्वीप समूह के छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। अंडमान निकोबार का छोटा आइसलैंड है, द्वीप समूह है, वहीं पर ये कथा केंद्रित है, वहीं पर की। उक्त द्वीप समूह में विद्वेष मतलब ज्वेलसी की भावना, एक दूसरे से नफरत की भावना गहरी जड़ें जमा चुका था। उस विद्वेष को जड़ से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी इस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। राइटर कह रहे हैं कि जो लोग अपनी सोसाइटी, अपने समाज के लिए कुछ करके गए हैं, उनको हमेशा याद किया जाता है। समाज भी उनको हमेशा जीवित रखता है, अपनी यादों में हमेशा जीवित रखता है समाज। अब ये स्टोरी शुरू हो रही है, तंतारा वामिरो की कथा। कथा माने स्टोरी, जानते ही हैं। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र रहे हैं। निकोबार द्वीप समूह का पहला द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने से एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। राइटर कह रहे हैं कि अंडमान द्वीप समूह का अंतिम और दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान, और इससे सटा हुआ निकोबार द्वीप समूह है। पहले दोनों अलग एक ही हुआ करता था और निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के ये केंद्र हैं। निकोबार द्वीप समूह का पहला द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे, और उन निकोबारियों का जो जनजातियां हैं, उनका अपना बिलीव है, विश्वास है इस बात पे कि ये दोनों ही प्राचीन काल में एक ही द्वीप थे।
अलग अलग अंडमान निकोबार एक ही द्वीप समूह थे, दोनों अलग अलग द्वीप समूह नहीं थे, ऐसा वहाँ के निकोबारी जनजातियों का विश्वास है। और इस अभी प्रेजेंट में दोनों अलग अलग हैं, 96 किलोमीटर की दूरी पर अलग अलग हैं। अंडमान अलग है और निकोबार 96 किलोमीटर की दूरी पर अलग द्वीप समूह है। निकोबार अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था, उसका नाम था तंतारा। निकोबारी उसे प्रेम करते थे। तंतारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। राइटर बताते हैं कि सदियों पूर्व, मतलब बहुत लंबे समय पहले, जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह आपस में जुड़े थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था और बहुत प्यारा खूबसूरत सा एक विलेज था, गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक, शक्तिशाली भी था और सुंदरता तो अपार थी, युवक रहा करता था। उसका नाम था तंतारा। और निकोबारी जनजाति के जो लोग थे उससे बेहद प्रेम करते थे। तंतारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। तंतारा लोगों की मदद किया करता था, नेक व्यक्ति था और लोगों की वो मदद किया करता था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। अपने गांव वालों को ही नहीं, अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था, सभी उसका आदर करते थे। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। निकोबारी जनजातियाँ उससे प्रेम करती थीं, तंतारा से, और वो तंतारा जो था वो सबसे भी प्रेम करता था, लोगों की मदद भी करता था। और जिससे भी उसकी मदद की ज़रूरत होती थी तो निकोबारी जनजातियाँ जो थीं, जो लोग थे, वो उसे बुलाते थे और वो खुशी मन से उनकी मदद किया करता था। और स्मरण करते ही वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता था। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। जब गांव में पर्व और त्यौहार, दूसरे भी गांव में जब पर्व त्यौहार होते थे तो उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता और वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहना रहता था, जो निकोबारी जनजातियों का ट्रेडिशनल ड्रेस होता है वो पहनता था और सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था कमर में। लोगों का मत था कि बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। लोगों का ऐसा मत था कि वह लकड़ी की तलवार थी, लेकिन उसमें अद्भुत दैवीय शक्तियाँ थीं। तंतारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता, अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी नहीं करता और अपने से वो तलवार को अलग नहीं रखता था और कभी अपनी तलवार का उपयोग भी नहीं करता था।
किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में शक्ति का होना मानते थे। लेकिन उसने ऐसे ऐसे साहसिक कारनामे काम किए कि लोग उसमें अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। लोगों का ऐसा विश्वास था कि उसमें अद्भुत दैवीय शक्तियाँ हैं। तंतारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। एक शाम तंतारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। एक शाम की बात है। तंतारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थीं। पंछियों की सायंकालीन चहचहाटें सहने सहने क्षीण होने को थीं। उनका मन शांत था। विचारमग्न तंतारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच में वह लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा और लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। राइटर कह रहे हैं कि तंतारा जो था, एक शाम को बहुत हार्ड लेबर करने के बाद समुद्र के किनारे गया टहलने के लिए और वहीं लेट गया और वहीं संगीत सुनाई दे रहा था, गीत सुनाई दे रहा था। किसी के गाने की आवाज़ आ रही थी और वो अपनी सुध बुध खोने लगा। लेटा और लेट करके संगीत, इतना अच्छा संगीत बज रहा था कि लगा कि वो अपनी सुध बुध खो देगा। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार का गीत था। गीत के स्वर बह रहे थे और अपने तंतारा जो था, ऐसा लग रहा था कि वो अपने होशो हवास को खो देगा। वह विकल सा उस तरफ बढ़ गया। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी, एक लड़की पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य और बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते हुए आकर्षक रंगों को निहारे हुए एक श्रृंगार का गीत गा रही थी, एक प्रेम का गीत गा रही थी। समुद्र के सौंदर्य को निहारते हुए वो एक श्रृंगार और प्रेम का गीत गा रही थी। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई और उसे इस चीज़ का युवती को ज्ञान नहीं था कि कोई अजनबी युवक जो जान पहचान का युवक नहीं है, वो निशब्द बिना कुछ बोले हुए उसको देखे जा रहा है, देख रहा है। और एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसको पूरी तरह से भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इससे पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी और लहरें युवती को पूरा भिगो जाती हैं और वो गाना भूल जाती है। और इससे पहले कि वह सामान्य हो पाती, अपने
कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? क्वेश्चन मार्क। तंतारा ने कहा उस युवती से जो श्रृंगार प्रेम के गीत गा रही थी समुद्र को देखते हुए कि तुमने एकाएक इतना मधुर गाना क्यों छोड़ दिया? तंतारा ने विनम्रतापूर्वक कहा और तंतारा ने पूरे रिस्पेक्ट के साथ, पूरी विनम्रता के साथ युवती से ये बातें कही। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई और युवती जो थी वो अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर विस्मित हो गई कि ये कौन है। उसके मन में कौतूहल जगा। उसने एक सुंदर युवक को देखा। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ। उसके हृदय में किसी कोमल भावना का संचार हुआ। मतलब युवती जो थी वो सुंदर युवक को देखते रह गई और अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ, बहुत बेरुखी के साथ संयत कर अपने को कंट्रोल करके बहुत बेरुखी के साथ जवाब दिया, पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और असंगत प्रश्न का कारण। और लड़की ने पूछा कि पहले बताओ कि तुम कौन हो और इस तरह मुझे घूरने और असंगत प्रश्न का कारण क्या है? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। और युवती ने कहा कि अगर मेरे गांव का कोई युवक पूछता हमसे ये बातें तो मैं बता देती, लेकिन दूसरे गांव का कोई युवक पूछे उसका उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। और इस बात को तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो। तंतारा मानो सुध-बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया और तंतारा जो था उस युवती को देखते हुए अपना होशो-हवास खो बैठा था। उसकी वो युवती इतनी सुंदर थी, उसकी सुंदरता को देखते हुए, युवती की सुंदरता को देखते हुए अपना पूरा होशो-हवास खो बैठा था। तंतारा पूरा सुध-बुध खोए हुए था। अपना जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। और तंतारा ने उस लड़की को देखते हुए अपने होशो-हवास खो दिए और जवाब देने के स्थान पर जो लड़की ने क्वेश्चन पूछा था कि तुम मेरे गांव के होते तो मैं बता भी देती, और तुम मेरे गांव के नहीं हो, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूँ ये कोई ज़रूरी नहीं है, इस बात को तुम भी जानते हो। तो जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया कि तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने सुरीला कंठ पाया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ, युवती ने कहा। और तंतारा ने युवती से कहा कि तुमने बहुत अच्छा कंठ पाया है और इस गीत को पूरा कर दो, जो श्रृंगार के गीत तुम गा रही हो, जो प्रेम के गीत जो तुम गा रही हो, इस गीत को तुम पूरा कर दो। युवती ने कहा कि यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। युवती ने कहा, सच बताओ तुम कौन हो?
लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। सच बताओ कि तुम कौन हो। लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। तंतारा मानो सम्मोहित हो गया और युवती ने कहा कि सच बताओ तुम कौन हो। लपाती गांव में तो कभी नहीं मैंने तुमको देखा। अपने उसकी युवती के गांव का नाम था लपाती और युवती कहती है कि मैंने लपाती गांव में तुमको कभी नहीं देखा है। तंतारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच न सकी। उसने पुनः विनय की कि तुमने गाना क्यों रोक दिया। गाओ न। युवती झुंझुला उठी। वह कुछ सोचने लगी। युवती झुंझुला उठी मतलब चिढ़ गई और वह कुछ सोचने लगी। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, ठीठा की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग आलाप रहे हो। ठीठता की हद है और मैं तुम्हारा परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग आलाप रहे हो। गीत गाओ, गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव के नियम नहीं मालूम हैं? और युवती वामीरो ने कहा कि लपाती गांव की मैं हूँ और क्या तुम्हें गांव के नियम नहीं मालूम हैं? तुम एक ही राग आलाप रहे हो कि गीत गाओ, गीत गाओ, गीत गाओ। इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। तंतारा को मानो कुछ होश आया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोक कर मानो गिड़गिड़ाने लगा और तंतारा को मानो होश आया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोक कर मानो गिड़गिड़ाने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझे इस तरह से इस युवा और सुंदर लड़की से बात नहीं करना चाहिए था और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह उसके सामने रास्ता रोककर और लड़की के सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। मतलब उस कहने लगा तंतारा जो है वामीरो से, मुझे माफ़ कर दो। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ। ज़िंदगी में फर्स्ट अटेम्प्ट है, पहला बार है। मुझे माफ़ कर दो। ज़िंदगी में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। जीवन में पहला क्षण है मैं विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूँगा, बस अपना नाम बता दो। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई। मैंने अपने होशो हवास खो दिए तुम्हारी सुंदरता के आगे। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूँगा, बस अपना नाम बता दो। तंतारा ने विश्वास में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थीं। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। वामीरो। एक रस घोलती आवाज़ उसके कानों में पहुंची। वामीरो, वामीरो। वाह कितना सुंदर नाम है। और लड़की ने अपना नाम बताया तंतारा को कि मेरा नाम वामीरो है। वामीरो। वाह कितना सुंदर नाम। कल भी आओगी न यहाँ? तंतारा ने याचना भरे स्वर में कहा। और लड़की नो डाउट बहुत खूबसूरत लड़की थी और उससे तंतारा ने याचना भरे हुए शब्दों में कहा
कि कल फिर आना इसी समुद्र के किनारे और गाना गाना, और मैं तुम्हारे गानों को मैं सुनूंगा। नहीं, शायद कभी नहीं। वामिरो ने अनमनस्कतापूर्वक कहा, मतलब बिना मन के कहा, और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। अनमनस्क होकर के कहा कि शायद अब मैं कभी नहीं आऊँगी, और बेसुध होकर लपाती गांव की ओर दौड़ पड़ी। पीछे तंतारा के वाक्य गूंज रहे थे, वामिरो, मेरा नाम तंतारा है। और वामिरो जो है लड़की को बोलता है कि वामिरो, मेरा नाम तंतारा है। मेरा नाम तंतारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा, जरूर आना। वामिरो रुकी नहीं, भागती ही गई। तंतारा उसे जाते हुए निहारता रहा। वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर तंतारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। उसके भीतर तंतारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। मतलब वामिरो भी तंतारा से बात करना चाहती थी, लेकिन समाज और सोसाइटी के बंधन थे जो लपाती गांव के थे, जहां उसका घर था, और बात करना चाहती थी। और उसके भीतर तंतारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। सोसाइटी का बोझ था झूठा। एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार तंतारा याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने तंतारा के बारे में कई कहानियाँ सुन रखी थीं। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, और जो लड़की थी वामिरो, उसके आँखों के सामने तंतारा का याचना भरा चेहरा, वामिरो के सामने तंतारा का याचना भरा चेहरा बार बार दिखाई देता था, क्योंकि वामिरो ने तंतारा के बारे में कई कहानियाँ सुन रखी थीं। उसकी कल्पना में, उस लड़की की कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था। मतलब उसके अंदर साहस बहुत ज़्यादा था, ऐसा वो युवक था। किंतु वही तंतारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। लेकिन वही तंतारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया, सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती। और वामिरो जो थी अपने जीवन साथी, मतलब अपने जीवन साथी के बारे में जैसा वो कल्पना किया करती थी, तंतारा वैसा ही था।
किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ संबंध परंपरा के विरुद्ध था और किंतु दूसरे गांव के युवक के साथ संबंध परंपरा के विरुद्ध था, अतएव उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा। किंतु यह असंभव जान पड़ा। तंतारा बार बार उसकी आंखों के सामने था और वामीरो जो थी वो तंतारा को भूलना चाहती थी, लेकिन वामीरो जो थी वो तंतारा को भूलना चाहती थी, लेकिन तंतारा का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाता था। निर्मेश याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ, और एक याचक जो याचना करता है और लगातार याचना करता है, उस याचक की प्रतीक्षा में डूबा हुआ कि तुम इस जगह पे फिर कल आ जाना और यहाँ अपने गाने को गाना। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी तंतारा के लिए, मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी, और तंतारा के लिए अपने पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। और तंतारा चाह रहा था कि जल्दी से शाम हो जाए और वामीरो को आ जाए वहाँ पे। उसके अमीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफ़ी पहले लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। तंतारा जो था वह दिन ढलने से काफ़ी पहले, अभी शाम हुई नहीं थी, शाम होने वाली थी, और दिन ढलने से पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामीरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरफ भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी कि अगर वामीरो न आई तो। और तंतारा समुद्र के किनारे पहुंच गया, जहां उसने वादा किया था, कहा था वामीरो से तंतारा ने कि कल इसी जगह पे आना और अपने गाने को पूरा करना, मैं तुम्हारे गीतों को मैं सुनूंगा। उसके भीतर एक आशंका दौड़ रही थी। अगर वामीरो न आई तो, अगर वामीरो न आई तो। वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों से उसे एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामीरो थी, और सहसा अचानक से नारियल के पेड़ थे, घने पेड़ थे नारियल के, और उसके झुरमुटों से एक आकृति साफ हुई। कुछ और कुछ और दूर से कुछ आकृति साफ होती गई कि नारियल के पेड़ों से वो आ रही थी। कुछ और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामीरो थी। लगा जैसे वह घबराहट तेज कदमों से चलती हुई तंतारा के सामने आकर ठिठक गई।
सचमुच वह वामिरो थी, जैसे लगा कि घबराहट में थी, और वामिरो जो थी वो घबराहट में थी और वह अपने को छुपाते हुए आगे बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती थी। फिर तेज कदमों से चलती हुई तंतारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे, और तंतारा ने वामिरो को देखा। वामिरो तंतारा को देखती रही, एक टक, बिना आंखें बंद किए हुए। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। तंतारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल और शब्दहीन। दोनों रोज उसी जगह पहुँचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। लपाती के कुछ लड़कों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। वामिरो लपाती ग्राम की थी और तंतारा पासा का था। दोनों का संबंध संभव न था। और राइटर लीलाधर मंडलोई लिखते हैं कि तंतारा भी रोज जाती थी, वहीं समुद्र एक डेजिग्नेशन पॉइंट तय किया गया था। वहीं वामिरो भी जाती थी, जहाँ तंतारा जाता था वहीं वामिरो, और दोनों एक दूसरे को देखते थे। और ये देखना प्रेम में बदल गया। और कुछ लोगों ने, जो लपाती गांव के लोग थे, उन दो लोगों ने देखा कि तंतारा जो है वो पासा गांव का है और वामिरो लपाती गांव की है। वामिरो और तंतारा पासा गांव का है, और दोनों का संबंध हो नहीं सकता। रीति के अनुसार दोनों को एक गांव का होना आवश्यक था। अगर शादी होनी थी तो दोनों को एक ही गांव का होना चाहिए था। वामिरो और तंतारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे और अफवाहें फैलती रहीं। और तंतारा और वामिरो दोनों उसी डेजिग्नेशन पॉइंट पर मिलते रहे, समुद्र के किनारे। और अफवाहें जो थीं कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इस तरह की अफवाहें जो थीं वो फैलती रहीं। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हष्ट पुरुष पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षण की प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। तंतारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक भी न था। उसकी व्याकुल आंखें वामिरो को ढूंढने में व्यस्त थीं। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वामिरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी, और वामिरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थीं
ओठों काँप रहे थे। तंतारा को देखते ही वह फूटकर रोने लगी और तंतारा विह्वल हुआ और कुछ बोलते ही नहीं बन पा रहा था। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। तंतारा कृम कर्तव्य विमूढ़ था। वामिरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। और वामिरो जो थी वो तंतारा को नारियलों के पेड़ से देख रही थी, जो नारियल के घने पेड़ थे उसके पीछे से जाकर। और वामिरो देख रही थी तंतारा को, और तंतारा जो था वो भी वामिरो को देख रही थी। और तब तक सामने आती है वामिरो और उसे देख करके रोने लगती है, और जोर जोर से उसे रोने लगती है। राइटर यहाँ ये बताने की कोशिश करते हैं कि प्रेम एक बार होता है, प्रेम के मायने बहुत बड़े होते हैं, और ख़ासकर स्त्रियों के संदर्भ में बहुत बड़े मायने। स्त्रियों के संदर्भ में मायने इसलिए बड़े होते हैं कि एक बार जिसे वे अपना लेती हैं, ज़िंदगी भर के लिए अपना लेती हैं। और वामिरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ पहुँची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी, और दोनों को देखकर बहुत डांटने लगी। अपना आपा खो दी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। अब पूरे गांव वालों की स्थिति में, गांव वालों के उपस्थिति में उसकी माँ को ये बहुत अपमानजनक लगा कि सारे गांव वालों के सामने मेरी बेटी ने क्या किया आज। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहाँ पहुँच गए। वामिरो की माँ क्रोध में उफन उठी। उसने तंतारा को तरह तरह से अपमानित किया, और गांव के लोग भी तंतारा का विरोध में आवाज़ उठाने लगे। यह तंतारा के लिए असहनीय था। वामिरो अब भी रोए जा रही थी। तंतारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खीज। वामिरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका, और क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था और लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा और सब घबराए हुए थे। उस तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहाँ तक लकीर खिंच गई थी वहाँ तक एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक तंतारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी। वे सिहर उठे। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, तंतारा तंतारा तंतारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। तंतारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ तंतारा था, दूसरी तरफ वामिरो थी। तंतारा को जैसे ही होश आया उसने देखा कि उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वह छटपटाने लगा। तंतारा को जैसे ही होश आया उसने उसकी तरफ देखा
कि उसकी तरफ का द्वीप जो है समुद्र में धंसने लगा है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई और वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था और उसके मुँह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामीरो, 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 वामीरो। उधर वामीरो भी तंतारा, तंतारा, तंतारा पुकार रही थी। तंतारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश न रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ तंतारा कहाँ पहुँचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामीरो पागल हो उठी। वह हर समय तंतारा को खोजती हुई उसी जगह पर पहुंच जाती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह से विलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु कोई सुराग न मिल सका। और राइटर लीलाधर मंडलोई ये बताते हैं कि लोगों के बहुत उकसाने पर और वामीरो की माँ के डांटने पर तंतारा ने लकड़ी की अपनी तलवार निकाली, जो काफ़ी शक्तिशाली तलवार थी, और उसने धरती में घोंप दिया उस तलवार को और लकीर खींचता गया, और जहाँ से लकीर खींचता गया पूरा द्वीप खंड 2 टुकड़ों में विभक्त होता गया। और जिधर तंतारा था वो सिरा समुद्र में डूबने लगा, और वो बहुत चाह रहा था कि मैं कूद करके ऊपर आ जाऊं द्वीप करके, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी और वो समुद्र में गिर गया। और तंतारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा। कुछ देर बाद उसे होश नहीं रहा। वह कटे द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ तंतारा कहाँ पहुँचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामीरो जो थी वो तंतारा के लिए पागल हो उठी। वह हर समय तंतारा को खोजती रहती। वामीरो जो थी वह हर समय तंतारा को खोजती हुई उस जगह पर पहुँचती और घंटों बैठी रहती। वामीरो उस जगह पर जहाँ तंतारा से उसकी मुलाकात हुई थी, वो खोजती हुई घंटों उसे बैठी रहती। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। परिवार से एक तरह से विलग हो गई और लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु कोई सुराग न मिल सका। आज न तंतारा है न वामीरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि तंतारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर की दूरी पर है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। तंतारा वामीरो की त्याग में मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। और इस घटना में दोनों जो अलग हुए द्वीप समूह, उसमें जो डिस्टेंस था वो 96 किलोमीटर का था। और इस घटना के बाद जब वामीरो और तंतारा की मृत्यु हो गई तो लपाती गांव के लोग और पासा गांव के लोग आपस में वैवाहिक संबंध करने लगे। और तंतारा वामीरो की त्याग में मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए हुई थी। धन्यवाद।